जी स्टूडेंट्स, मई जून 2020 है ये और वेरिएंट है 1-2। ठीक है, कल हमने इसका थ्योरी का पेपर कर लिया था। अच्छा, इस ये जो पुराने पेपर्स है ना बेटा, इसमें दो चीजें। एक तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हाँ अब जी, आपके मैं सिलेबस में नहीं क्लास ले है, रही हूँ। जैसा कि ओके। एटमाइज। अलिशबा और अलीना बेटा अपना माइक ऑफ करें बेटा। जैसा कि एटमाइजेशन हो गया, आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। और ये जो पुराने पेपर है इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी भी होता था, लेकिन अब जो नए पेपर्स हैं इसमें सेक्शन बी नहीं होगा। ठीक है जी, तो हम सेक्शन बी नहीं करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। विच कार्बन एलोट्रॉप आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज। लोकलाइज का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हैं। देखिए बेटा, एक है बक मिनिस्टर फ्लोरीन, ये इसका एक और नाम है बकी बॉल। बकी बॉल का बेटा आपको स्ट्रक्चर अगर नहीं पता तो मैं आपको जरा दिखाता हूँ गूगल पर। बकी बॉल का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है। ये देखिए जी, ये है जी बकी बॉल का स्ट्रक्चर। जरा मुझे ये बताएं कि बकी बॉल के अंदर ये एक कार्बन कितने एटम से कनेक्टेड है, जरा बोलिएगा। 3। 3 के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कार्बन के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, जस्ट लाइक अ ग्रेफाइट। और बकी बॉल इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल, अंदर से हॉलो होता है, पेंटागोनल और हेक्सागोनल पैचेस होते हैं इसमें। कुछ पैचेस पेंटागोनल होंगे, ये देखो पेंटागोनल, और कुछ हेक्सागोनल होंगे, ये देखो हेक्सागोनल। और ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद 3 अदर कार्बन एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कार्बन के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो वो आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, वो कह रहा है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज फिक्स हैं। बकी बॉल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो नहीं हो सकता। डायमंड, यस डायमंड इज द आंसर, क्योंकि डायमंड बेटा जो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, वो फिक्स हैं, वो मूव नहीं कर सकते। ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद 4 अदर एटम्स, तो इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स। ग्रेफाइट के अंदर भी आपको पता है कि ईच एटम इज कनेक्टेड विद 3 अदर कार्बन एटम। अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें। सर, तो ग्राफाइट और बकविस्टर फ्लोरीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की। जी बेटा, जी जी बिल्कुल। ये देखें बेटा, ये है आपके पास ग्रेफाइट। ईच कार्बन एटम इज अगेन कनेक्टेड विद 3 अदर कार्बन एटम, तो हर कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब ग्रेफाइट के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बकी बॉल में भी हैं। ग्राफीन क्या होता है पता है आपको? ये पूरा स्ट्रक्चर तो ग्रेफाइट है, लेकिन बेटा जो इसमें एक लेयर है ना, इस एक लेयर को ग्राफीन बोलते हैं। इस लेयर को क्या बोलते हैं? ग्राफीन। ये है जी ग्राफीन। तो ग्राफीन और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर तो एक ही होता है, लेकिन फर्क ये है कि जो ग्रेफाइट की एक लेयर होती है उसको आप ग्राफीन बोलते हैं। और ग्राफीन के बारे में याद रखें, ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है अभी तक का जो थिनेस्ट मटेरियल है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है वो ग्राफीन है। क्योंकि इसकी थिकनेस पता है कितनी होती है बेटा? कोई बच्चा बता सकता है ग्राफीन की थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस एक कार्बन एटम के बराबर थिकनेस होती है। क्योंकि देखो ना, बस एक कार्बन एटम ही तो है इसकी लेयर में। तो एक कार्बन एटम के जितनी थिकनेस होती है उतनी ही ग्राफीन की थिकनेस होती है। ठीक है जी, जितना कार्बन एटम का डायमीटर होगा ना उतनी ग्राफीन की थिकनेस होगी। अब जी आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि विच कार्बन एलोट्रॉप आर ऑल इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज। तो डायमंड इज द आंसर, ग्रेफाइट भी नहीं है। ग्राफीन और बकमिस्टर फ्लोरीन, इन सब के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये याद रखें ये सब इसके एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, इसको चले मैं अलहदा से, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इसमें। ये है जी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉपर ओर है जिसमें सिर्फ 3% कॉपर कार्बोनेट है बाय मैस। ठीक है, व्हाट मैस ऑफ कॉपर वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ ओर। अच्छा, ओर के अंदर जो कॉपर मिलेगा वो तो कॉपर कार्बोनेट से मिलेगा ना। तो पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। कॉपर कार्बोनेट को जब आप डिकम्पोज करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा।
फिर कॉपर ऑक्साइड को बेटा आप फर्दर ऑक्सीडाइज कर इसकी आप रिडक्शन करेंगे तो आपके पास कॉपर बन जाएगा और CO बन जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ बताने का मकसद कि 1 मोल कॉपर कार्बोनेट अगर होगा ना तो कॉपर कितना बनेगा भाई, 1 मोल बनेगा। रेशो आपको बताना चाह रहा हूं कि रेशो क्या है कॉपर कार्बोनेट में और कॉपर में 1:1। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट इट गिव्स 1 मोल ऑफ कॉपर। 1 मोल कॉपर कार्बोनेट का MR कितना होता है भाई, इसका मैथ निकाल लो। 63.5, कॉपर का कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, तो कितना बनेगा टोटल 123.5 ग्राम्स। दिस इज द MR, राइट। तो 1 मोल कॉपर का कितना मैस होता है 63.5 ग्राम। तो बेटा ये रेशो आपको वो ये बता रही है कि अगर आपके पास 123.5 ग्राम्स कॉपर कार्बोनेट हो ना तो 63.5 ग्राम कॉपर बनता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखें टन की बातें हो रही हैं भाई, ग्राम्स की नहीं हो रही। तो लिहाजा मुझे ये बताओ अगर मैं 123.5 किलोग्राम, ये बात गौर से सुनने वाली है, अगर मैं 123.5 किलोग्राम कॉपर कार्बोनेट लेता हूं तो कॉपर कितना मिलेगा 63.5 किलोग्राम मिलेगा बेटा। यूनिट चेंज करने से रेशो तो चेंज नहीं होती, रेशो तो वही रहेगी। इसी तरह मैं अगर 123.5 टन कॉपर कार्बोनेट लेता हूं 63.5 टन मुझे कॉपर मिलेगा। तो अब मैं इतना करता हूं कि यहां पर यूनिट सिर्फ चेंज करता हूं क्योंकि मुझे पता है रेशो सेम रहेगी। 123.5 टन अगर मैं कॉपर कार्बोनेट लूंगा तो 63.5 टन मुझे कॉपर मिलेगा। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 टन व्हाट मैस ऑफ, अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बस जो और है ना ये सारा कॉपर कार्बोनेट है, 3% बाद में निकाल लेंगे आखिर में। अभी ये एज्यूम करते हैं कि 1 टन जो है ना ये सारे के सारा कॉपर कार्बोनेट है। तो 1 टन कितना देगा जी, x टन कॉपर देगा। तो यहां से x निकाल लो बेटा पहले। 0.54 63.5 डिवाइडेड बाय 123.5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.51417004, इस तरह का आंसर आ रहा है कुछ। अच्छा ये टन्स में आया भाई, आप अगर ऑप्शन देखें तो किलोग्राम में जा रहा है, वो किलोग्राम में। बेटा टन्स को किलोग्राम में कैसे लेके जाते हैं, देखो ग्राम्स किलोग्राम्स टन्स। अगर टन्स से किलोग्राम में आना है ना मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, किलोग्राम से ग्राम में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। तो भी आपने टन से किलोग्राम में आना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये मैथ कितना आपके पास यहाँ पर मैथ आ जाएगा 0.51417004 टाइम्स 1000। आंसर सी है। तो ये आपके पास बेटा मैथ जो आ रहा है मैथ ऑफ कॉपर, ये आ रहा है 514.1700 किलोग्राम्स। लेकिन बेटा मेरी बात सुनिएगा, उसने कहा था ये जो और है ना, ये जो आपके पास और है इसमें 3% कॉपर कार्बोनेट है। अभी जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे ना, हमने तो ये एज्यूम किया कि 100% ये जो और है इसमें 100% कॉपर कार्बोनेट है। नहीं, उसने कहा है 3% कॉपर कार्बोनेट होगा इस और में। तो लिहाजा बेटा आप इसका 3% निकालो क्योंकि 1:1 रेशियो है, 1:1 रेशियो है ना। आप शुरू में 3% निकाल लेते, आखिर में निकाल लेते, शुरू में भी निकाल सकते थे, तो आखिर में निकाल लेते हैं। बस इसका 3% निकाल लें, इस मैथ का 3% ऑफ 514.1700 कैसे निकालेंगे, 514.1700 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ रहा है बेटा, 15.425 यस 15.4 kg, 15.4 kg ये आंसर आएगा। सर ये जो 1 मोल वाली, जी सर ये जो 1 मोल वाला आपने कहा है कि 1 मोल का कॉपर कार्बोनेट में 1 मोल कॉपर होगा, तो इसका हम डायरेक्टली भी तो कर सकते थे, इतना लंबा रिएक्शन। मतलब 1 मोल कॉपर कार्बोनेट में 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, आपने एक पिछली मोल्स वाली क्लास में बात बताई थी, तो ये हाँ, वही बात है ना। नहीं बेटा लेकिन इसकी इक्वेशन तो गलत नहीं लिख सकते ना। अगर आप कॉपर कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे ना पहले तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। फिर कॉपर ऑक्साइड से आपने ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो देन कॉपर बनेगा। तो इक्वेशन तो इस तरह है,
और आप जिस तरह कह रही हैं उस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें कॉपर 1 आ रहा है तो आप कहेंगे 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट में 1 मोल कॉपर है, ठीक है, उस तरह लिख लो, लेकिन असल में रिएक्शन ऐसे होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे देखिए आपने जो ओ लेवल्स में जिंक सल्फाइड पढ़ा था ना, कि इससे जिंक कैसे मिलता है, तो आप पहले इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते थे, जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, फिर जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिएक्शन करवाते थे तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता था। तो ये आपने ओ लेवल्स में भी किया हुआ बेटा। अच्छा, अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी में इतना टाइम लग गया। इसका आंसर आ रहा है 15.4। The catalyzed formation of ammonia by the Haber's process can be represented by the equation shown, N2 plus 3H2, it gives ammonia delta इसका ये आ रहा है, with change in condition will increase both rate of formation and the equilibrium yield of ammonia। देखो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे रेट भी बढ़े और प्रोडक्ट भी ज्यादा है, इक्विलिब्रियम यील्ड का मतलब है अमोनिया ज्यादा बने, रेट भी तेज हो। अच्छा याद रखो, टेम्परेचर के कम करने से तो रेट नहीं बढ़ता ना, तो रेट भी बढ़ना चाहिए, अमोनिया भी बढ़ना चाहिए। तो अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो रेट कम हो जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये देखो भाई, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर आप बेटा टेम्परेचर बढ़ाते हो, रेट तो बढ़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ाने से अमोनिया कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा लेफ्ट साइड पर, और अमोनिया विल डिकम्पोज। तो आपने देखना है दोनों चीजें बढ़नी चाहिए। तो इंक्रीज इन प्रेशर इज द राइट आंसर। क्यों? पर देखो जब आप गैसेस का प्रेशर बढ़ाते हो ना, तो गैसेस का प्रेशर बढ़ाने से, गैसेस का प्रेशर बढ़ाने से जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रही है गैसेस के अंदर। दूसरी चीज, प्रेशर के बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी राइट साइड पे शिफ्ट होगा। आप जरा चेक करो कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पर 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट वाली साइड पर कितने हैं, 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर मोर वॉल्यूम है, लेसर वॉल्यूम, आप बेटा जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ने कम होना है, तो वॉल्यूम कम होने के लिए रिएक्शन उस साइड पर मूव करेगा वेयर द लेसर मोल्स आर प्रेजेंट। तो प्रेशर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब ये वो क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं बेटा, एटमाइजेशन क्या होता है। एटमाइजेशन की डेफिनेशन ये है, एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज, सुन ले बेटा, इसको इग्नोर करने से बेहतर है कर लें, ठीक है। एनर्जी चेंज व्हेन 1 mole of gaseous atom is formed from its element। मतलब ये हुआ कि 1 मोल गैसियस एटम बनाना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ये देखो ना, ये सोडियम मेटल था, इसमें मेटालिक बॉन्ड आपने ब्रेक किया और ये गैसियस एटम बन गया। इसी तरह एक और एग्जांपल देखो, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, ये क्लोरीन एटम बना फ्रॉम इट्स एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट होता है Cl2 गैसियस फॉर्म में, तो ये हाफ मोल हो जाएगा। ये 1 मोल होना चाहिए बेटा, प्रोडक्ट वाली साइड 1 मोल होनी चाहिए। 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अब जरा बता दें ऑप्शन 4 में क्या आंसर होगा। 1 मोल ऑफ गैसियस, तो सी और डी तो रॉन्ग हो गए ना, ये 1 मोल नहीं है। तो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। बेटा जो सल्फर एलिमेंट है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, सॉलिड या गैस? तो येलो ऑप्शन ए इज सॉलिड। द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। इस तरह अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी मजे का है, इसको जरा हम अलग पेज पर करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर, in this question you should use the changes in the oxidation number to balance a chemical equation। The following reaction occurs when MnO2 is formed with dilute H2SO4। अच्छा मैं इस तरह करता हूँ, पूरी इक्वेशन को बैलेंस करता हूँ, आप आंसर तक खुद पहुंच जाएंगे। पूरी इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। MnO2 plus H plus it gives Mn2 plus MnO4 1 minus H2O। बट बैलेंस करने के लिए आपको पता है हर एक के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 -4 +4, हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, Mn के ऊपर 2 प्लस है, ये -2, ये -8 मैंगनीज +7, हाइड्रोजन -2 +1 और ये +2। अब आप जरा बेटा ये देखो कि मैंगनीज +4 से +2 में जा रहा है, बताइए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर। अच्छा गेन ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2 electrons। 2।
अच्छा, अगर आप इसी मैंगनीज को देखो, यही मैंगनीज ये +4 से +7 में जा रहा है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर, लॉस ऑफ Yes, 3। sir. और Loss लॉस of ऑफ 3 कितने इलेक्ट्रॉन electron. हो रहा है भाई? अब यहाँ पर जो एक 3। नई चीज आपको मिल रही है कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो बेटा इनके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जरा इक्वल करो ना। तो 3 को किससे और 2 को किससे करूं? इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 3 को करो 2 से और 2 को करो किससे? 3 से। ऐसे ही करेंगे। Yes, sir. पहले ये बताइएगा ना बेटा, ऐसे ही होगा ना? Yes, sir. इसी तरह ही है. अच्छा, अब ये देखो, ये जो 3 इधर आया ना, 3, ये मैं ग्रीन कलर ये अच्छा पीछे अब यहाँ कुछ ना लगाओ, क्योंकि ये तो एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है। इस 3 को ये जो इधर आया यहाँ लगा दो भाई, और ये जो 2 से जिसको मल्टीप्लाई किया इधर लगा दो। ठीक है ना? जो कॉफिशिएंट, ये कॉफिशिएंट होते हैं ना जिससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखो इक्वेशन ये बन रही है MnO2 H प्लस 3Mn2 प्लस 2MnO4 1 माइनस N वाटर। अब मुझे बताओ टोटल Mn कितने हो गए, मैंगनीज कितने हो गए टोटल? 5। 5। 5। यहाँ 5 लगा दिया। अब हम पूरी इक्वेशन को एक दफा बैलेंस कर लेते हैं जी। अब मुझे ये बताओ, आंसर तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन इक्वेशन बैलेंस कर लें। पर अब चार्जेस को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर टोटल ओवरऑल चार्ज कितना है? वाटर तो न्यूट्रल, इसको छोड़ दो। ये 3 2 जा +6 इधर आ गया, 2 1 जा -2 इधर आ गया, नेट चार्ज +4 आ रहा है। बट इधर भी तो +4 होना चाहिए ना। तो इधर +4 कैसे आएगा? H के पीछे 4 लगा दो। जब H के पीछे 4 लगाएंगे, यहाँ भी +4 हो गया, और यहाँ वाटर को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो। पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। पर आपको अपना आंसर भी मिल गया होगा। वो कह रहा है C और D में क्या आ रहा है? C और D में ये C था, ये D था, 3:2। D इज द आंसर। सर ये सर 5 MnO2 को क्यों मल्टीप्लाई है? 2 से नहीं किया? बेटा एक एक करके क्वेश्चन पूछें जी। सर MnO2 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? बेटा MnO2 में मसला ये आ रहा है कि MnO2 एक ही एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है ना। तो मैं इसको 3 से करूंगा तो कोई और बच्चा कहेगा 2 से क्यों नहीं किया? तो भाई वो एक ही एलिमेंट है, इसलिए उसको नहीं करना आपने। जो एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो उसको छोड़ दो, लेकिन जो प्रोडक्ट वाली साइड पर आ रहे हैं उनको तो आप करोगे ना पहले। ये तो डिफरेंट है। देखो 3 वाली इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। यहाँ पर आप कहते हो ना मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, क्यों? रीजन क्या है? 2 से क्यों ना करूं? फिर 2 भी तो है ना इधर। यही Mn+7 में भी तो जा रहा है ना बेटा, यही Mn+7 में भी जा रहा है या नहीं जा रहा? बताओ। सही है, सही समझ आ गया। तो इसलिए आपने जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा हो उसको नहीं छेड़ोगे, उसको अभी आप खाली छोड़ दोगे, और जो प्रोडक्ट वाली साइड पर है ना उनको आप फिल करोगे। और आपको यहाँ पर ये जब 3 से मल्टीप्लाई किया ना इधर, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे इधर 3 लगा दिया, और इसको 2 से किया था इधर 2 लगा दिया, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ इकट्ठा 5 लगा दोगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर जी बेटा। आप ये पिछला वाला क्वेश्चन 1 मिनट के लिए दिखाएंगे? मुझे करना है क्वेश्चन। इसमें ये है कि ये जो Mn जो वो है आयन जो है, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? बेटा देखो ना, इस तरह है कि ये 5 मैंगनीज है ना, ये Mn कितने हैं? 5। 5 मैंगनीज में से 3 मैंगनीज, अच्छा ये जो मैंगनीज हैं ये खुद ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और खुद ही गेन कर रहे हैं। इसी को डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं बेटा, कि एक ही मतलब एलिमेंट। यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट इनको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा? नहीं 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 नहीं, इसी को तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं, कि ये खुद इसमें से बाज जो मैंगनीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और इन्हीं 5 में से बाज मैंगनीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो Mn ही है, Mn ही कर रहा है, कोई जी दूसरा जी। एलिमेंट नहीं है। कोई दूसरा एलिमेंट बिल्कुल नहीं है बेटा। अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका तो आंसर हमने निकाल लिया, क्या आया था इसका आंसर? क्या इसका आंसर था? 3:2 ये। सी। नेक्स्ट देखिएगा। 3:2. ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा इसमें ना कैलकुलेशन अच्छी खासी है बेटा, वैसे इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। इसको करते हैं जी अब। सॉरी, ये कीजिएगा जी।
देखें ब्यूटेन को ना वो बर्न कर रहा है। पहले ब्यूटेन की इक्वेशन लिखते हैं ना, बैलेंस C4H10 प्लस O2 इट गिव्स 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 10 हाइड्रोजन है तो 5 मोल ऑफ वाटर। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं जी, 4 2 जा 8 और ये 5 ऑक्सीजन इधर है, 9 10 11 12 13, तो ये हो जाएगा 13/2, मतलब 6.5 ना, 6.5 O2 है बेसिकली। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्यूटेन। अच्छा पहले ये कह रहा है कि इन दिस क्वेश्चन यू शुड एज्यूम एयर कंटेंट 21% ऑक्सीजन, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू इंश्योर कंप्लीट कंबशन ऑफ 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्यूटेन। देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो गैसेस होती है ना, गैसेस वाली इक्वेशंस, उसमें आप इन इक्वेशंस को ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि 1 मोल, आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हो, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन रिएक्ट्स विद 6.5 मोल्स ऑफ O2। लेकिन जो इक्वेशंस गैसेस वाली होती हैं उनको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी पढ़ा जा सकता है। कैसे कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्यूटेन रिएक्ट विद 6.5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो लिहाजा मैं इसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ता हूं, ठीक है। इसका इस तरह मैं लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्यूटेन जो है ये 6.5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। लेकिन अगर 10 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा बेटा, अगर 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्यूटेन होगी तो मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा बोलो, 6.5 को टाइम्स 10 कर दो, 65 cm3। 65 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब आपको इक्वेशन बता रही है ना, 1:6.5 है तो 6.5 टाइम्स मोर हो जाएगा। तो अब बेटा आपको इतनी तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि ऑक्सीजन ना बताएं, आप बताओ। देखो उसे जान के गलत आंसर भी लिखा हुआ है, कह रहा है एयर कितनी रिक्वायर्ड होगी, भाई ऑक्सीजन नहीं पूछ रहा। तो अब आपको ये पता है कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर एयर हो तो इसमें ऑक्सीजन होती है 21 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन। मतलब 21 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन के लिए एयर कितनी होनी चाहिए, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 65 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन के लिए एयर कितनी होनी चाहिए, x, तो x यहां से निकाल लो, x इज इक्वल टू 100 टाइम्स 65 डिवाइडेड बाय 21। कितना आ रहा है जी आंसर? डी आ रहा है 309.52। 310 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, 310 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें जी, व्हेन एक्वस ब्रोमीन इज शेकन विद साइक्लोहेक्सेन and allowed to stand, two layers form, the top cyclohexane layer is colored and the bottom aqueous layer is colorless। देखो एक बात सुनो, साइक्लोहेक्सेन ये होता है C6H12, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, इसका फॉर्मूला अल्कीन की तरह, और वाटर होता है H2O। मतलब मुझे ये बताओ, ये साइक्लोहेक्सेन और वाटर आपस में डिसॉल्व होंगे, ये बता दो। वाटर अपने अंदर उन चीजों को डिसॉल्व करता है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं या जिनमें कोई डायपोल हो। साइक्लोहेक्सेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो क्या वाटर इसको डिसॉल्व करेगा? क्या पेट्रोल और वाटर डिसॉल्व होते हैं आपस में? नो सर। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हेक्सेन और वाटर तो आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे भाई। तो ये इस तरह है, सपोज ये नीचे वाटर है बेटा, ऊपर ये साइक्लोहेक्सेन है सपोज। वो कह रहे हैं जी आप अगर इसमें ब्रोमीन डालते हो ना, ब्रोमीन, ये बताओ ब्रोमीन क्या है, पोलर और नॉन पोलर? ब्रोमीन की नेचर क्या है? नॉन पोलर। नॉन पोलर। यस, और आपको ये बात पता होगी कि नॉन पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब नॉन पोलर डिसॉल्व करता है नॉन पोलर सॉल्यूट को। नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है। तो ब्रोमीन इज नॉन पोलर। बताओ ब्रोमीन किस में डिसॉल्व होगा? अगर आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन और वाटर है, ब्रोमीन आप इसमें डाल रहे हो तो किस में जाएगा? साइक्लोहेक्सेन में जाएगा या वाटर में जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में जाएगा, तो साइक्लोहेक्सेन का कलर चेंज हो जाएगा ना, सारा ब्राउन सा हो जाएगा, ऑरेंज या ब्राउन। तो अब वो ये कह रहे हैं कि when aqueous bromine is shaken with cyclohexane and allowed to stand, two layers form, the top cyclohexane layer is colored and the bottom aqueous layer is almost colorless. What is most likely explanation for this observation? Bromine is reduced, बेटा ये कोई रिएक्शन तो हो नहीं रहा,
ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, इसलिए वो साइक्लोहेक्सेन में डिसॉल्व होकर उसको कलरफुल बना रहे हैं। ब्रोमीन रिएक्ट विद वाटर, नहीं, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहा। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गलत, बेटा बी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन विच चेंज आर ओनली टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ओवरकम। देखिए ओवरकम का मतलब है कि वो थोड़ी कम हो रही है, बिल्कुल खत्म नहीं हो रही। आपने बताना है कहां पर लंदन फोर्सेस, जिसको टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कह रहा है, आपको पता है ये लंदन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होती है, ये कहां पर ओवरकम हो रही है। बेटा देखो पहले वाले में कौन सी फोर्स ब्रेक डाउन हो रही है बताओ, एथेनॉल से एथेनॉल वेपर्स में जा रहा है, कौन सी फोर्स ब्रेक डाउन? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है बेटा। जहां पर OH आ जाए ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर कौन सी बेटा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा देखो ऑक्सीजन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड में देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होती है ना, लेकिन थोड़ी सी कम होगी क्योंकि सॉलिड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लिक्विड में कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर लंदन फोर्सेस अवर कम हुई है, तो सी इज द आंसर। डी क्यों नहीं हो सकता? डी में तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, लिक्विड से सॉलिड जा रहा है, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, the complete combustion of 2 mole of an alkane produces 400 cubic decimeter of carbon dioxide measured at this pressure and ठीक है, what is the formula of alkane? 2 mole of alkane है भाई, 2 mole of alkane, तो 2 mole of CXHY ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहा है, तो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, साथ में वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है? बड़ा वैल्यूज पुट करो ना, प्रेशर कितना है 1 टाइम्स 10⁵, वॉल्यूम आपको पता है क्यूबिक मीटर में जाएगा भाई, PV इज इक्वल टू NRT के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक मीटर में जाता है, तो आप इसको 400 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, कितना आ जाएगा 0.4 क्यूबिक मीटर। R आपको पता है 8.31 वैल्यू गिवन होगी, टेम्परेचर इन केल्विन होना चाहिए 301 है। बड़ा क्या मोल्स आ रहे हैं भाई, मोल्स बताएंगे जरा क्या आ रहे हैं? सिक्सटीन मोल्स आ रहे हैं, मतलब 2 मोल ऑफ CXHY ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, 16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बन रहा है। बेटा ये देखो ना जरा, 16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी इधर भाई, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। 8 जी C8 होगा, तो बस यहाँ पर आप 8 वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। अल्केन है ना, तो C8 होगा तो H18 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, in which reaction does an element undergo the largest change in oxidation number? बेटा ये आप लोग करें भाई, मुझे थोड़ा सा इसमें रेस्ट करने दें भी, आप लोग करें शाबाश। अरे अब अच्छा, इसका मतलब किसी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया घर में, है ना? बेटा आप लोग पेपर सॉल्व नहीं करते जब मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ कि इसको सॉल्व करें, क्लास से पहले करके रखें। सर हमने किए हुए हैं, लेकिन अब पीछे वाले 2017 2018 वाले अब स्टार्ट किए हुए हैं। नहीं जो मैं सेंड करता हूँ वो भी तो किया करें ना भाई, ताकि नहीं क्लास में सर, फिर वो कर लिया हुआ है ना, फिर अब पिछले कर रहे बताएं थे फिर अब। इसका आंसर क्या है। देखो बेटा, लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन, सर सी तो नहीं, सी लग रहा है। देखते हैं बेटा, ये देखिए देखो, अगर आप बी पर आओ ना, पहले बी पर, तो बी में Cl2 0 है, और ClO3 को देखो जरा, +5 +5
मतलब 0 से प्लस 5 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप जो कह रहे हैं सी को चेक कर लेते हैं। सी में 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। जी, ईच क्रोमियम हैज +6, एक क्रोमियम को देखते हैं ना +6, और यहाँ पर +3 में जा रहा है। बेटा यहाँ पर देखो +6 से +3, तो लॉस ऑफ गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ज्यादा जो बड़ा जंप है वो आपने देखना है ना, लार्जेस्ट चेंज किधर आ रहा है, किधर आ रहा है जी लार्जेस्ट चेंज। अगर डी में किसी को शक है तो बताएं, डी भी चेक कर लेते हैं। आंसर बी है सर, सेकंड ऑप्शन। बी इज द आंसर Sir, बेटा, B बी इज, answer. यस, बी इज द आंसर। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 11 करें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें मुझे लगता है आप लोग गलत करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 मैं भी चलिए स्टार्ट करता हूँ। PCl5 it reacts PCl3 plus Cl2। इस दफा उसने ये किया कि जो इनिशियल मोल है ना कंटेनर में, तीनों के एक एक मोल शुरू में ही डाल दिए भाई, शुरू में इनिशियल मोल 1 1 1 तीनों को इकट्ठा डाल दिया। यूज कितने हुए, इक्विलिब्रियम मोल्स कितने आ रहे हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम मोल जो आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं PCl3 के आ रहे हैं 1.8। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि PCl3 के पहले 1 थे, इक्विलिब्रियम पर 1.8, मतलब ऐड कितने हुए इसमें, 1 में कितने ऐड हुए भाई, 0.8 0.8 ऐड हुए। अगर 0.8 इसमें ऐड हो रहे हैं तो Cl2 में भी तो 0.8 ऐड होंगे, 1:1 रेशियो जो है। अब ये बताओ भाई, ये 0.8 मोल बनाए किसने, PCl5 ने बनाए। PCl5 यूज होगा, रिएक्टेंट यूज होता है, तो 1:1 रेशियो है, तो ये -0.8 होगा, और ये आ जाएगा 0.2 इक्विलिब्रियम पर। ये बात बेटा जरा समझ लो कि 1.8 जब आया यहाँ पर, इनिशियली 1 थे, इक्विलिब्रियम पर 1.8 हो गया, इसका मतलब है कि 0.8 ऐड हुए। तो प्रोडक्ट में अगर 0.8 ऐड हुए हैं तो रिएक्टेंट में 0.8 कम होंगे, 1:1 रेशियो है। तो जितने कम हुए मैंने माइनस कर लिया, 1 - 0.8। अब आप इसका, और टोटल वॉल्यूम 1 है तो कंसंट्रेशन यही रहेगी बेटा, ठीक है। अब आप इसको KC के एक्सप्रेशन में पुट करो। (16.2) आंसर है। जी, 1.8 टाइम्स 1.8 टाइम्स 0.2, तो क्या आ रहा है बेटा, 16.2। 16.2 इज द आंसर। 16.2 नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। The 5th to 8th ionization energy of 4 element in the period 3 of the periodic table are shown. Which row refers to the chlorine? सी। क्लोरीन आप सबको पता है ग्रुप 7 में है भाई, क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7। देखो क्लोरीन अगर ग्रुप 7 में है ना, पहले शेल में 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है बेटा, जब एक शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही होती, ठीक है, बहुत बड़ा जंप नहीं आ रहा होता। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ। लेकिन बेटा जब 8वां इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे तो वो इनर शेल से होगा ना, तो जो 8th इलेक्ट्रॉन होगा ना वो इनर शेल से होगा, तो न्यूक्लियस का होल्ड तो इनर इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होता है, तो लिहाजा आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप ये देखो कि जो 7वां इलेक्ट्रॉन था, 7th इलेक्ट्रॉन, और जो 8वां इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान गैप, एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो 7वां इलेक्ट्रॉन आपने निकाला था वो तीसरे शेल से निकाला था, और जो 8वां इलेक्ट्रॉन आप निकालने जा रहे हो वो इनर शेल से निकाल रहे हो। तो 7 और 8 के दरमियान देखो कहां पर बिग जंप आ रहा है, कहां पर बिग जंप है, बड़ा जंप जहां होगा सर, वो सी। आपको क्लोरीन। सी देखो 25,000 और ये 30,000, 5,000 का डिफरेंस है। 27,000 31, तकरीबन 4,000 का डिफरेंस है। 11,000 33,000, 22,000 का डिफरेंस है। तो सी इज द आंसर भाई।
नेक्स्ट देखिएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। MgNO3 मेटल 2 नाइट्रेट जब भी डिकम्पोज होता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बनाता है। कह रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज व्हेन हीटेड टू गिव अ व्हाइट सॉलिड MgO का बनेगा। मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, एक NO2 बन रही है, एक O2 बन रही है। वन ऑफ द गैस रिलीज इज एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये NO2 मैंने लिख दिया है। 7.4 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस मैग्नीशियम नाइट्रेट, बेटा ये 7.4 ग्राम है, और आपने पहले इसके मोल निकालने हैं और फिर बताना है कि X कितना बनेगा, NO2 कितना बनेगा। तो पहला काम इसके मोल निकालने। मोल निकालने के लिए आपको इसका MR निकालना पड़ेगा बेटा। मैग्नीशियम नाइट्रेट का MR, मैग्नीशियम का होता है 24.3, नाइट्रोजन होता है बेटा 14 टाइम्स 2, और ऑक्सीजन हो जाएगा 16 टाइम्स 6। इस सारे को अगर आप ऐड करें तो 148.3 मोल्स आ जाएंगे जी। मोल्स कितने आ रहे हैं आपके पास? 0.049898885 मोल्स मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो NO2 के कितने मोल होंगे भाई? डबल हो जाएंगे, 1:2 है, जी डबल हो जाएंगे। उसको डबल कर दो भाई, 0.049898885। तो डबल इसको जब हम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.09 0.09979771। अब आपने मैथ्स पे जाना है बेटा, मैथ्स पे। तो इसके MR से मल्टीप्लाई कर दो ना। इसका MR कितना होता है पता है? 46। इसका MR कितना होता है? 46। किसका? NO2 का। तो 46 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास मैथ्स आ जाएगा 4.59। 4.59, तो 4.59 का मतलब है 4.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई आयोडीन इज लेस वोलेटाइल। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना बच्चे समझने में गलती कर देते हैं भाई। वो कह रहा है व्हाई आयोडीन इज लेस वोलेटाइल। देखो, लेस वोलेटाइल का मतलब है उसके वेपर्स नहीं बन रहे, कम बन रहे हैं। स्ट्रॉन्ग IMF है। लेस वोलेटाइल का मतलब है स्ट्रॉन्गर IMF। लेस वोलेटाइल का मतलब है कि वो लेस रेडिली वेपर्स में जा रहा है, इतने आसानी से नहीं जा रहा। तो व्हाई आयोडीन इज लेस वोलेटाइल देन क्लोरीन। तो इसमें आप बताएंगे कि आयोडीन और क्लोरीन में जो बेसिक चीज है वो IMF है, लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस I2 में स्ट्रॉन्गर है। क्यों? क्योंकि I2 हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, IMF स्ट्रॉन्गर होगी। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नहीं भाई, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो तब आता है ना जब आप डिफरेंट एटम्स के दरमियान बातें कर रहे होते। ये तो सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड है। The greater number of electron in iodine leads to larger temporary dipole induced dipole force। बिल्कुल ठीक है, पर ये बात इसलिए गलत है, बॉन्ड एनर्जी का कोई ताल्लुक नहीं है। बॉन्ड एनर्जी का ताल्लुक उस वक्त होगा जब आप ये बॉन्ड तोड़ेंगे, तब बॉन्ड एनर्जी का ताल्लुक होगा। अभी तो बेटा हम वोलेटिलिटी मतलब वेपर्स में लेके जा रहे हैं, तो वेपर्स में लेके जाने का लिंक IMF से होता है, बॉन्ड से नहीं होता। ठीक है ना? जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तब हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। सर आपकी आवाज कट रही है। जी बेटा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
एक मिनट। अच्छा बेटा, मैं ये कह रहा था इस क्वेश्चन में आप सबको ये बात पता है कि अमोनियम आयन की नेचर, अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अमोनियम आयन की नेचर एसिडिक होती है, ये बात सबको पता है? जी यस सर। तो अमोनियम आयन कैन डोनेट द प्रोटॉन। अब देखो यहाँ पर दो अमोनियम आयन है, वो जब कह रहे हैं कि अमोनिया में जा रहा है तो इसका ये मतलब हुआ ना कि अमोनियम आयन अब अपने H+ डोनेट करेगा। अगर दो अमोनियम आयन है तो इसका मतलब है दो H+ बनेंगे, ठीक है ना। तो एक बात तो आपको समझ आ रही है कि अमोनियम आयन यहाँ पर जब H+ डोनेट करेगा तो बेटा ये कार्बोनेट पता है क्या करेगा? ये कार्बोनेट जो है ना, इसके साथ ये कार्बोनेट उन दोनों हाइड्रोजन आयंस को गेन करेगा, H2CO3 बनाएगा और ये फर्दर डिकम्पोज होकर H2OCO2 में चला जाएगा। लेकिन आप ये देखो कि ये कार्बोनेट ने असल में क्या काम किया, मुझे कोई बच्चा बता सकता है? विद रेफरेंस टू प्रोटॉन बताओ, इसने क्या प्रोटॉन एक्सेप्ट किया या नहीं किया इनिशियली? प्रोटॉन एक्सेप्टेड। Yes, sir. प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अमोनियम कार्बोनेट को जब आप हीट कर रहे हो तो आपके पास अमोनिया बन रहा है, ये अमोनिया बन गया, और अमोनियम आयन, दो अमोनियम आयन है यहाँ पर, ये देखो। तो ये दोनों H+ डोनेट करेंगे, कार्बोनेट उन H+ को गेन करेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, और वो कार्बोनिक एसिड भी डिकम्पोज होकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा। तो कार्बोनेट की यहाँ पर नेचर क्या है? हाउ आर द कार्बोनेट आयन बिहेविंग? तो ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस, ये एज अ बेस काम कर रहे हैं बेटा, इट इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन्स। 16 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहे हैं कि one molecule of an oxide of element Z react with 6 molecule of water to produce an acidic compound। बेटा चेक करना पड़ेगा, हर एक को चेक कर लेते हैं। Al2O3, अच्छा एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो वाटर से रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है, डिसॉल्व भी नहीं होता ना वाटर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो छोड़ दें। P4O10, बेटा वाटर से रिएक्शन करवाएं तो कोई बच्चा बता सकता है कौन सा एसिड बनता है? H3PO4 फॉस्फोरस। और फास्फोरिक P4O10 में फास्फोरस 4 है तो यहाँ 4 लगेगा। हाइड्रोजन हो गए 12 तो यहाँ पर 6 लगेगा। क्वेश्चन पढ़ो जरा कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट सी रिएक्ट विथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो बेटा यही होगा ना कि फास्फोरस का जो ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके। अब सिलिकॉन भी, इसका ऑक्साइड भी वाटर से रिएक्शन नहीं करता, और सल्फर का ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन तो करता है लेकिन 6 के साथ नहीं करता। SO2 plus H2O, it gives H2SO3। नेक्स्ट देखिए विच प्रॉपर्टी। जी बेटा, ये जो Al2O3 है ये वाटर में डिसॉल्व इसलिए नहीं होता, क्यों नहीं होता है डिसॉल्व? इसलिए एम्फोटेरिक है, तो फिर हम इसका एसिड और बेस। एम्फोटेरिक नहीं, एम्फोटेरिक का मतलब ये तो नहीं होता ना कि वो डिसॉल्व नहीं हो रहा। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि ये एसिड और बेस से रिएक्शन कर सकता है। जी वाटर में लेकिन डिसॉल्व इसलिए नहीं होता क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर ये जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना बेटा, इसके अंदर जिस तरह बेरियम सल्फेट है, जिस तरह बेरियम सल्फेट है, क्या बेरियम सल्फेट वाटर में डिसॉल्व होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा बाज ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनके आयंस के दरमियान ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, वाटर उसको ब्रेक नहीं कर सकता। बेटा मेरी जो है आवाज ब्रेक हो रही है अभी भी? नहीं No, sir. नहीं सर। अच्छा ये आयशा, नासिर और सरान, बेटा आप लोगों का नेट का मसला ना हो, जरा चेक करें। अच्छा, which probability show an increase, which probability shows an increase from magnesium to barium? मैग्नीशियम से बेरियम में कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है? बट आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम होगी ना। जितने छोटे साइज के मेटल होते हैं ना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। जितना एटम का साइज बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, लेसर आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये तो नहीं हो सकता जी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ मेटल, बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर मेटल की होती है नॉन मेटल की होती है, ये बताओ? नॉन मेटल नॉन Non-metal. मेटल की। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, मेटल्स तो नहीं करते। मेटल की रिड्यूसिंग पावर होती है और रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। अगर यहाँ लिखा होता है ना रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी, तो वो बढ़ रही थी। The solubility of hydroxide, बेटा डाउन द ग्रुप क्या होती है? ग्रुप 2 मेटल हाइड्रोक्साइड की solubility Increase. इंक्रीज increase, तो C is the answer। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ। A test tube of HBr and a separate test tube of HI are heated at the same temperature। हाँ, अब बेटा देखो जो बच्चे इन क्वेश्चंस को लिंक करते हैं ना, जहां उनको समझ नहीं आ रही थी कि IMF से लिंक करेंगे अब उससे लिंक करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से, बॉन्ड लेंथ से।
देखो जब वोलेटिलिटी का जिक्र हो ना, IMF, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, वेपर्स में जा रहे हैं, सॉलिबिलिटी का जिक्र हो रहा है, देन IMF। अब यहां पर जरा क्वेश्चन पढ़ो, यहां पर तो HBr गैस है, HI भी गैस है, उसको हीट किया जा रहा है सेम टेम्परेचर पर। आपके ख्याल में कौन जल्दी टूटेगा? HI। बेटा HI जल्दी टूट जाएगा। HI इसलिए जल्दी टूटेगा क्योंकि HI के अंदर जो हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर हो गई है। क्यों? आयोडीन का साइज जो बिगर है भाई, देखो ना, हाइड्रोजन ये है, ये ब्रोमीन है, तो इलेक्ट्रॉन का होल्ड बहुत अच्छा है भी इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। लेकिन HI के अंदर देखो, अब जो न्यूक्लियस है ना आयोडीन का, वो इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रांगली नहीं खींच रहे, तो ये बॉन्ड रेडिली टूटेगा। तो जो बेटा ये बॉन्ड टूटेगा तो H2 बनेगा और I2 बनेगा गैसियस फॉर्म में। बेटा आयोडीन के वेपर्स का कलर क्या होता है? आयोडीन के वेपर्स का गैसियस फॉर्म में क्या कलर होता है? पर्पल। जी, पर्पल कलर होता है। अच्छा, ब्राउन पता है कब होता है? आयोडीन, याद रखो, आयोडीन जो सॉलिड है ना, ये ग्रे ब्लैक होगा। आयोडीन जब एक्वस फॉर्म में जाता है तो ब्राउन सॉल्यूशन होता है, और आयोडीन जब बेटा गैसियस फॉर्म में होता है तो ये आपको पर्पल वेपर्स देता है। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि HBr ब्रेक नहीं होगा, नो चेंज, और जो HI है वो पर्पल वेपर्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मोस्ट मॉडर्न कार्स आर फिटेड विद कैटालिटिक कन्वर्टर इन द एग्जॉस्ट सिस्टम, which three gases are removed by catalytic converter? बेटा कैटालिटिक कन्वर्टर एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में भेजता है, NO को N2 में भेजेगा, ठीक है ना, NO को किस में भेजेगा? N2 में भेजेगा। तीसरा काम, जो आपके अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में भेजता है। तो which three gases are removed by catalytic converter? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। बिल्कुल ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गलत हो गया ना, सल्फर डाइऑक्साइड भी गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड तो गाड़ी में नहीं होता ना बेटा, वहां जनरेट ही नहीं होता, ठीक है। बस बेटा यहीं तक करेंगे, क्योंकि आगे ऑर्गेनिक इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। सर जी बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि आपने P3 का बताया था कि आप उसकी क्लास लेंगे, तो अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कंपाउंड X जिसमें एक रिंग आपको नजर आ रहा है और इसमें एक डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, अल्कीन है। असल में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस X में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? एक अल्कोहल है, एक अल्कीन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब भी बेटा कोई रिएक्शन होता है, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो आपको देखना पड़ता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप एक्टिव हो रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन करेगा इस रिएक्टेंट के साथ। तो लिहाजा अब यहां पर मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक है, एक अल्कीन है और एक अल्कोहल है, और ये कह रहा है कि X इज ट्रीटेड सेपरेटली विद NaOH एंड LiAlH4। बेटा NaOH तो अल्कली है और ये LiAlH4 इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बताओ कि ये जो LiAlH4 है, ये इनमें से, इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में से किसको रिड्यूस कर सकता है? LiAlH4 किसको रिड्यूस कर सकता है? तीनों को। कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल। अच्छा, जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं तीनों को, बिल्कुल गलत कह रहे हैं बेटा। आज के बाद ये नोट याद कर लें, ओनली LiAlH4 कैन reduce the carboxylic acid into primary alcohol। ये बेटा लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, LiAlH4 अल्कीन से रिएक्शन नहीं कर सकता बेटा। LiAlH4 is unable to reduce the alkene। ये भी लिख लो बेटा, LiAlH4 is unable to reduce the alkene। इसके पीछे भी एक रीजन है, फिलहाल आपको बताने की यहाँ जरूरत नहीं है, पहले मैंने वैसे इन शॉर्ट बताई हुई है कि जो LiAlH4 होता है ना बेटा, ये असल में H- जनरेट करता है, हाइड्राइड आयन, ये हाइड्राइड आयन जनरेट करेगा। और जो अल्कीन होता है, अल्कीन भी तो आपका न्यूक्लियोफाइल ही होता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल इस H- से रिएक्शन नहीं करता।
तो आपने बस फिलहाल ये याद रखना है कि LiAlH4 सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा इनटू अल्कोहल। अच्छा दूसरी बात देखो, NaOH भी तो लिया हुआ है ना उसने, बड़ा क्या अल्कोहल्स NaOH से रिएक्शन करते हैं? अल्कोहल्स तो लिखो अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद NaOH। बेटा अल्कोहल नहीं करते, अल्कोहल NaOH से नहीं करते, किससे करते हैं? सोडियम मेटल से करते हैं भाई, NaOH से रिएक्शन नहीं करते। देखो तीन बातें मैंने आपको लिखवाई हैं, LiAlH4 अल्कीन को रिड्यूस नहीं करेगा, LiAlH4 सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा, और अल्कोहल NaOH से रिएक्शन नहीं करता। अब आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि क्या रिएक्शन होने जा रहा है LiAlH4 के साथ। पर जब LiAlH4 के साथ रिएक्शन होगा ना, जब LiAlH4 के साथ रिएक्शन होगा तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको नजर आ रहा है ना, ये तो चला जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, मतलब CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, और बाकी कोई चेंज नहीं होगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना बेटा, बाकी ऐसे ही रहेगा। और जब NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो मैंने आपको NaOH का भी लिखवाया कि NaOH जो होगा, अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद NaOH, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड तो करेगा ना भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड तो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपके पास बनेगा यहां पर C डबल बॉन्ड O ONA OH ऐसे ही रहेगा, तो क्या आंसर बनेगा भाई बोलिएगा जरा, क्या आंसर होगा इसका? जी क्या आपका? ये और ये। तो ये देखें, इसमें आपका अच्छा खासा नॉलेज चेक हो रहा है। अब यहाँ से अंदाजा करें कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा, अल्कीन को नहीं करेगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, इट रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल। ठीक है, तो आप ऑप्शन ए पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। सर आप प्लीज कमिंग वीक में मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के सर क्वेश्चंस करवा देंगे? बेटा वो रिवीजन क्लास में कर लेंगे, रिवीजन क्लासेस के अंदर। ठीक है जी ठीक है सर, थैंक यू। देखिए अभी तो मैंने इसमें केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कराना है बेटा, अर्जेंट तो नहीं है ना, केमिकल बॉन्डिंग के बाद कर लेंगे। आप मुझे अगर आपके पास कोई वर्कशीट बनी है, क्योंकि मैंने अपनी वर्कशीट तो करवा दी, अगर आपके पास कोई और डिफरेंट वर्कशीट है जिस बच्चे के पास है, बेटा मुझे सेंड कर दे ताकि मैं वही फिर करवा दूंगा। ठीक है, होगी ना बेटा आप लोगों के पास कोई वर्कशीट पड़ी हुई है उसकी या नहीं है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की, मैस स्पेक्ट्रोमीटर की? नहीं पड़ी। चले मेरे पास अक्सर मैं उसको रिपीट करने का फायदा नहीं है ना, एक तो मैंने करवा दिया, मैं देखता हूँ चले कोई और अगर मुझे मिलती है। नेक्स्ट देखिए, द टेबल शोज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स PQR, नन ऑफ द मॉलिक्यूल आर साइक्लिक, सारे ओपन चेन है। व्हिच मॉलिक्यूल शो अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन? मैंने आपसे बेटा पहले कहा है, आप ये रीजन याद कर लें, कौन है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो इस रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करता है भाई? 1610 to 17 डबल बॉन्ड O। जी सर आपकी अरे ये माइक ऑफ कर दें। कट रही है। वेट बेटा एक मिनट, बेटा बाकी बच्चों के लिए भी आवाज कट रही है या किसी एक बच्चे को हो रहा है? सर नहीं कट रही। बेटा आपका फिर सर ठीक है। अच्छा बेटा देखिएगा, ये आप याद कर लें, वैसे इसने रेंज ज्यादा बढ़ा दी है, डाटा बुकलेट में लिखी होती है 1640 से 1750 पर सेंटीमीटर। ये जो रेंज है ये कार्बोसी डबल बॉन्ड O के लिए होती है। तो कह रहा है कि विच मॉलिक्यूल शो अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन, इन तीनों में से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो इस रीजन में एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। मतलब दूसरे अल्फाज में ये है कि इन तीनों मॉलिक्यूल में किसके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको इस तरह करें, जरा ड्रॉ करके देख लेते हैं। CH4 है ना, C डबल बॉन्ड O, बेटा ये हाइड्रोजन जस्टिफाई होंगे, बताएं जरा, 4 हाइड्रोजन लगे हुए। नो सर। नहीं हो रहे ना बेटा, इस तरह हो गए, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। अच्छा अगर आप इस तरह देखें, CH2O2, C डबल बॉन्ड O, OH और H। देखो पहले मैं इस तरह करूंगा ना, C डबल बॉन्ड O और ये H, तो मुझे पता चल जाएगा 2 O है, तो बेटा इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर कार्बोनाइल बन रहा है, इसका मतलब है कि इसकी पीक आ सकती है बेटा। इसी तरह आप देखो CH2O,
H C डबल बॉन्ड OH। बेटा यहां पर भी आप देखो, यहां पर भी आपके पास C डबल बॉन्ड O आ रहा है, तो लिहाजा Q और R के अंदर, Q और R के अंदर कार्बोनाइल इज प्रेजेंट, Q और R, तो C इज द आंसर। P तो नहीं होगा ना बेटा? नो सर। अच्छा नेक्स्ट देखें, विच रो करेक्टली शोज द टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ईच ऑफ द टू रिएक्शन। अच्छा पहले मुझे इससे हट के एक चीज बताएं कि ये जो बेटा आप करते हैं ना रिडक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आपको पता होगा कि आप एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करते हैं और NaBH4 और LiAlH4 दोनों इसको रिड्यूस कर देते हैं और ये कीटोन आपका चला जाता है इस तरह। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये रिडक्शन हो रही है, मान लिया, इसका मैकेनिज्म सिलेबस में तो नहीं है ना बेटा, बताएं, या है? नहीं है। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि भाई ये जो रिएक्शन हुआ है ये कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है, तो आप नाम बता सकते हैं या नहीं बता सकते? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, शाबाश बेटा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, उनमें जब भी एडिशन होगी तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, न्यूक्लियोफिलिक। जिस तरह की ये भी HCN के साथ मैं करवाऊंगा। और आपको रीजन मैंने थोड़ी सी बताई है, वो ये कि बेटा ये जो आपके रिडक्शन हो रही होती है ना LiAlH4 के थ्रू, तो ये सबसे पहले H- डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है? H-। तो ये जो हाइड्राइड आयन है इसका लोन पेयर इधर अटैक करता है, देखो इस तरह होता है ये। तो इसलिए याद रखना कि जब भी आप एल्डिहाइड कीटोन की एडिशन कर रहे होते हैं, मतलब C डबल बॉन्ड O उसमें खत्म हो रहा होगा, तो समझ जाइएगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। जैसा कि यहाँ पर HCN के साथ हो रहा है, देखो HCN के साथ भी तो ऐसे ही होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये CN माइनस है, ये बेटा लोन पे इधर कार्बोनाइल कार्बन पर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो पहले स्टेप में ये बनता था ना आपके पास ये, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी? CH3CO, ये आ गया इधर जी। अब ये होगा कि ये HCN के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव नेगेटिव, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आज के बाद याद रखिएगा कि जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, देखिए ये ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जब एडिशन हो रही होगी तो वो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ये तो बड़ा आसान है, हेलोजेनोएल्केन Br की जगह CN आ जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, तो ये कौन सा होगा जी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है ना? ब्रोमो इथेन में KCN एथेनोलिक डालेंगे तो Br की जगह CN और एक कार्बन भर जाएगा। नेक्स्ट देखें, एस्टर X इज शोन, ये है जी एस्टर X, CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और फिर आगे बेटा CH2 7 टाइम है। अब ये क्या कर रहा है कि इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करवा रहा है बेटा। जब बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है, चलें पहले तो मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं ना, बेसिक बाद में चलते हैं। ये हाइड्रोलिसिस हुई, वाटर से रिएक्शन हुआ, तो क्या बनेगा भाई? ये आपके पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O ONH। लेकिन बेटा बेस है ना, NaOH भी तो है बीच में भाई, तो जब बेस भी बीच में होगा तो वो Na इस H के साथ रिएक्शन कर जाएगा, क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। एक तो ये सॉल्ट बना, और दूसरा बेटा इसका अल्कोहल बनेगा, ये दूसरा अल्कोहल बनेगा, CH3 CH2 7 टाइम्स। बेटा क्या ये जो NaOH है ये इस अल्कोहल से भी रिएक्शन करता है या सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से करता है? ये बता दो, NaOH क्या अल्कोहल से भी रिएक्शन करता है? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो इसलिए बेटा अल्कोहल ऐसे ही रहेगा, और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था वो एट द एंड सॉल्ट में चला जाएगा। तो ये आपका क्या बेटा इसका आंसर होगा, बताइएगा जरा 23 का। बी जी देखो ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, 2 कार्बन है, C2, हाइड्रोजन 3 है, H3, 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं बेटा, O2 और एक सोडियम लगा हुआ है, तो B इज द आंसर। जी बेटा, KCN में से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन है? KCN डेफिनेटली, क्योंकि KCN में K प्लस और CN माइनस है, तो CN के पास कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, HCN में CN के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। ओके सर, थैंक यू।
अच्छा 24 देखिए, विच रिएजेंट कुड बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1,2-डायोल एंड इथेन 1,2-डायोल। ये भी देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है जी प्रोपेन 1,2-डायोल, ये, और दूसरा है जी इथेन 1,2-डायोल। इनको डिस्टिंग्विश करना है बेटा। कौन सा टेस्ट होगा जी? सोडियम मेटल के साथ तो दोनों करते हैं, सोडियम मेटल के साथ तो दोनों रिएक्शन करेंगे, ये नहीं है। एथेनॉल विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेटा ये दोनों क्या करेंगे? एथेनॉल एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं, ये भी दोनों कर देंगे अगर हुआ तो। एक्वस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दोनों कलर। देखिए देखो, एक्वस अल्कलाइन आयोडीन मतलब आयोडोफॉर्म, आपको याद होगा जब मैं आपको आयोडोफॉर्म करवाता हूँ तो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट नहीं करवाता, आपको ये भी बताता हूँ कि बाज अल्कोहल्स भी हैं जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल में कोई बता सकता है कौन सा अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है प्राइमरी अल्कोहल में? एथेनॉल। यस, ओनली एथेनॉल गिव्स आयोडोफॉर्म। प्राइमरी अल्कोहल में ओनली एथेनॉल गिव्स आयोडोफॉर्म। लेकिन बेटा सेकेंडरी अल्कोहल में मैं आपको ये बताता हूं कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें दोज which have CH3 CHOH ग्रुप, जिन अल्कोहल्स में ये ग्रुप होगा ना बेटा वो भी आयोडोफॉर्म देंगे। तो जरा चेक कीजिएगा कि जो प्रोपेन 1,2-डायोल है इसमें क्या CH3 CHOH ग्रुप है या नहीं है? Yes, sir. बिल्कुल है, तो ये आपको देगा, इसलिए ए जो है वो इन दोनों में आइडेंटिफिकेशन दे देगा। लेकिन जो आप सर? इथेन 1,2, जी बेटा सी वाला कौन सा रिएक्शन के रिजल्ट्स होंगे? कौन सा बेटा? जो ऑप्शन सी है उसके रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? बेटा इसने एथेनॉल डाला हुआ है ना, एथेनॉल तो रिएक्शन नहीं करेगा, ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये एल्कीन बना देगा। कंसंट्रेटेड ठीक है सल्फ्यूरिक सर। एसिड जो है ना, दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये अल्फा और ये बीटा कार्बन से एल्कीन बना देगा, दोनों एल्कीन बना देंगे। ठीक है, जी सर ठीक है। अल्कोहल अल्कोहल से तो रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा, विच सब्सटेंस फॉर्म्स प्रोपानोइक एसिड as one of the product when it react with hot concentrated acidified मैंगनीज? बड़ा ये आपने कहाँ पढ़ा है रिएक्शन? अल्कीन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। और अब देखिए ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 2 इन है, 2 मिथाइल प्रोपीन है और 2 मिथाइल ब्यूट। इसमें आपको बड़ा टाइम लगता है बेटा, आपको हर एक को चेक करना होगा। अगर ब्यूट 1 इन की बात करो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। जरा मुझे एक चीज बताएंगे, कल भी डिस्कस हुई है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बेटा, जब यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन किस में जाएगा? मिथानोइक एसिड। शाबाश, मेथानोइक एसिड में इनिशियली जाता है, लेकिन आपको कल बताया था कि वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, Carbon dioxide and water. एंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये बेटा किस में जाएगा? जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज 1 हाइड्रोजन, Carboxylic. ये एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। आप देख सकते हैं कि ये पहले में ही ऑप्शन आ गया है। हम कोई और भी चेक करके देख लेते हैं ताकि आप देख लें उसमें प्रोपानोइक एसिड नहीं बनेगा। वो कह रहा है विच सब्सटेंस फॉर्म प्रोपानोइक एसिड, तो ऑप्शन ए आपको प्रोपानोइक एसिड बनाकर दे रहा है। बाकी जरा चेक करते हैं, ये देखें। अच्छा, इसमें क्या बनेगा ब्यूट 2 इन में? चलिए बताएं, ब्यूट 2 इन एथेनोइक एसिड बनेगा। जी बेटा, इसमें आपके पास 2 moles of ethanoic acid. जी 2 मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड, मतलब आपके पास सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। और आपको पता है ना, जब भी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो तो आपका अल्कीन सिमेट्रिकल होता है। आपका अल्कीन क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा, जब भी आपके पास एक प्रोडक्ट बने आफ्टर ऑक्सीडेशन। अच्छा बेटा, इस तरह बाकी चेक कर लेंगे ना, एक और चेक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 मिथाइल प्रोपीन, इसमें क्या बनेगा बेटा, बोलिएगा जरा। कीटोन बनेगा, ये प्रोपेनॉल बनेगा। यस, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और साथ में क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन हैज नो हाइड्रोजन।
ठीक है ना? तो इसलिए बेटा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, द स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, डेमेसिनोन, देन इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ डेमेसिनोन इज शोन। अब बेटा इसमें आपने बताना है कि हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स एग्जिस्ट विद दिस स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसके समेत बताएं कितने बनेंगे। पर अब पहले तो पता है स्टीरियो आइसोमर का मतलब समझ लें। स्टीरियो आइसोमर का मतलब दोनों, आपने ऑप्टिकल को भी देखना होगा, आपने सिस ट्रांस को भी देखना होगा। जरा देखें जी, इसमें कोई कायरल कार्बन बनता है, कोई कायरल कार्बन आ रहा है समझ के ही पर? नहीं सर। नहीं सर। कायरल कार्बन तो नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ सिस ट्रांस की तरफ आप देखेंगे अब। अच्छा देखो, सिस ट्रांस में डबल बॉन्डेड कार्बन जो है ना, ये इसके साथ एक हाइड्रोजन नीचे लगा हुआ है, एक बड़ा, इसका सिस ट्रांस पॉसिबल है ना? यस यस सर। सर। यस सर। मतलब एक इसका बनेगा सिस, दूसरा इसका बनेगा ट्रांस। अभी वैसे आप मुझे बता सकते हैं अभी इसने क्या बनाया है भाई? सर अभी इसने कौन सा बनाया हुआ है? ट्रांस। यस, देखो ना, एक कार्बन नीचे लगाया हुआ है और अगला कार्बन ऊपर लगाया हुआ है। अभी इसने ट्रांस बनाया हुआ है, तो एच ऊपर और नीचे, तो सिस हम बना लेंगे। तो ये उसने कहा है कि इंक्लूडिंग दिस, तो एक तो सिस ट्रांस हो गए, दो हो गए। अच्छा, और कहीं देखें कि और भी सिस ट्रांस बन सकता है बेटा, इधर सिस ट्रांस बन सकता है या नहीं, अब बताएं। ये बाकी डबल बॉन्ड्स पे भी होंगे। यहाँ पर भी होंगे? नहीं बन सकता भाई, क्या हो गया है? ये कौन कह रहा है बन सकता है? हाँ सर नीचे वाले में तो बन सकता है, दो हाइड्रोजन अगर नहीं। पहली बात, आप लोग कुछ बातों को कंफ्यूज कर रहे हैं। याद रखें, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, साइक्लिक कंपाउंड वो बिल्कुल सिस ट्रांस देते हैं, मैंने ये तो नहीं कहा नहीं देते, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड के लिए सिस ट्रांस आइसोमर्स उस वक्त बनेंगे, कुछ कंडीशंस हैं। देखो, जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं ना, ओपन चेन, ओपन चेन, इसके लिए क्या कंडीशन है, ये कब सिस ट्रांस बनाएंगे? पहले मुझे इसकी कंडीशन बताएं, ओपन चेन कब सिस ट्रांस बनाते हैं? क्या कंडीशन है? डबल बॉन्ड होना चाहिए डबल बॉन्ड और कायरल कार्बन। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। और डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, है ना? लेकिन बेटा जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, साइक्लिक कंपाउंड, अगर आपने उसके अंदर सिस ट्रांस को स्टडी करना है तो याद रखें, मैं यहां एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ any two sp3 carbons in a ring have two different substituent groups। बड़ा, मैंने यहां पर एक बात लिखी है कि any two sp3 कार्बन, मतलब वो कार्बन सिंगल बॉन्ड होने चाहिए या डबल बॉन्डेड होने चाहिए? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। मैं आपको चले एक दो एग्जांपल्स भी दे देता हूं, ताकि एक दो एग्जांपल्स आपको पहले देता हूं यहां पर। सर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप लगा होगा तो उसको आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहेंगे, ओके। ठीक है? अच्छा, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करता हूँ। या क्या, देखो अगर इस तरह हो ना, ये है, ये जो बच्चा पूछ रहा था ना सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, बेटा ये जो बी आर लगे हैं, दीज आर दी सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होने चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन की बेस पर सिस ट्रांस नहीं होगा, सब्स्टिट्यूएंट। मुझे बताओ, इसको सिस बोलेंगे ट्रांस बोलेंगे? सिस। क्योंकि दोनों आपकी तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स यू। अच्छा, इसी का अगर आपने ट्रांस बनाना है,
इसको क्या बोलेंगे बेटा? ब्रोमीन को देख के बताओ सिर्फ। ट्रांस। अच्छा, ये भी ट्रांस। लाजमी नहीं है, ये भी लाजमी नहीं है कि दोनों एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं कैसे। एक और एग्जांपल देखिएगा जरा। अगर मैं इस तरह बनाता हूं, मैंने लिखा है वहां पर इफ एनी ऑफ द टू कार्बन इन द रिंग, एडजेसेंट का होना मस्त नहीं है, ये क्या होगा भाई? सिस। 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। नाम याद रखना आपके लिए लाजमी नहीं है, ठीक है? साइक्लिक के नाम आपके सिलेबस में नहीं है। ये क्या होगा बेटा? ये आपका ट्रांस। ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस। अच्छा, लाजमी नहीं है कि एक तो क्या चीज लाजमी है मैं आपको बताऊं, साइक्लिक कंपाउंड में अगर आपने सिस ट्रांस स्टडी करना है तो आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट उनके लिहाज से आप देखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट का इकट्ठा होना लाजमी नहीं है। दो एडजेसेंट कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट का होना मस्ट नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं, मैंने देखे दूर दूर भी ड्रॉ करके दिखाए हैं आपको, ठीक है? अच्छा, ये भी लाजमी नहीं है कि दोनों सेम ग्रुप्स हो भाई, ये भी लाजमी नहीं है कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, ये भी लाजमी नहीं है। जैसा कि अगर आप इस तरह कर लो कि ये आपके पास आया जी ऐसे, एक मिथाइल आ गया है और एक आपके पास आ गया जी इधर क्लोरीन, क्या कहेंगे जी इसको? एक मिथाइल है और एक क्लोरीन है, ट्रांस। इसको आप ट्रांस बोलेंगे। अब ये नहीं कहेंगे भाई कि ये दो सेम तो होने चाहिए, दो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स का होना लाजमी तो नहीं है ना, वो तो ओपन चेन में भी नहीं, आपको पता है ओपन चेन में भी समटाइम्स सिर्फ हाइड्रोजन ही मैच कर रहे होते हैं, दूसरे ग्रुप मैच नहीं कर रहे होते। तो बस आपने ये देखना है बेटा साइक्लिक कंपाउंड में कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो और जो उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स अदर देन हाइड्रोजन जो आइटम्स लगे हुए हैं, अगर एक आउट ऑफ द प्लेन है और एक इनसाइड द प्लेन है तो वो ट्रांस हो जाएगा, दोनों आउटसाइड द प्लेन या इनसाइड द प्लेन है तो वो सिस हो जाएगा। अच्छा बेटा, दोबारा पेपर पर आते हैं। तो अब मुझे बताइए क्या, अब मैंने बताया क्या, एक पहले आंसर पे आ जाए बेटा, क्या आंसर होगा इसका? बस 2। 2। जी बेटा, आप क्वेश्चन पूछ लें, क्या पूछ रहे हैं? सर आपने कहा सर था ये आप दोबारा जी बेटा, मुझे किसी का क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा पूछें। सर आपने कहा था कि आप ऑनलाइन क्लास भी रखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस वीकेंड पे। वो बेटा मैंने भी अनाउंस करना है ना, इस वीकेंड पे रखूंगा बिल्कुल, टाइम में भी नहीं बताया लेकिन रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। अच्छा सर, 2 की पावर वाला फार्मूला कब लगेगा? मैंने तो बस डायरेक्ट किया था 2 की पावर 3 8। और भाई 2 की पावर तो उस टाइम लगेगा ना जब एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर हो, एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर हो। यहाँ तो बस यहीं पर सिस ट्रांस बन रहा हो तो कहीं बन ही नहीं रहा, एक ही डबल बॉन्ड है तो सिस और ट्रांस। 2 की पावर n तो उस वक्त लगाओगे जब आपके पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 3 जगह पर सिस ट्रांस बन रहा है और एक कायरल कार्बन है, तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हो गए? 4। मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर इस तरह हो जाए ना कि अगर इस तरह हो जाए बेटा, आपके पास एक ये है, ये आपका कायरल कार्बन है, सपोज ये कायरल है, यहां पर सिस ट्रांस बन रहा है, चले इस तरह है, और यहां पर भी सिस ट्रांस बन रहा है, ठीक है जी, इधर भी। तो अब आपके पास स्टीरियो सेंटर कितने हो गए? स्टीरियो सेंटर जहां पर स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं 3। तो अब आप 2 की पावर n, और n यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, कि कितने स्टीरियो सेंटर है? 3 है। तो फिर आप 2 into 2 into 2 करोगे ना, जब आपके पास है ही एक स्टीरियो सेंटर तो वहां पर 2 की पावर n क्यों लगाओगे? यहाँ तो आपको पता है कि सिस और ट्रांस बन रहे हैं, बस एक ही जगह तो बन रहा है। सर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपने जो 3 जो आपने स्टीरियो सेंटर्स बनाए थे, सर पहला वाला क्यों है? पहला वाला क्या है? पहला वाला क्यों सेंटर है सर, जिसके साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन ज्वाइन हुआ हुआ है? नहीं, वो तो कायरल कार्बन मैंने कहा है ना, मैंने कहा सपोज आपके मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है, वो भी स्टीरियो सेंटर होता है ना क्योंकि स्टीरियो आइसोमर बना रहा है। अगर आपके मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है और 2 ऐसे कार्बन्स हैं डबल बॉन्डेड जो सिस ट्रांस बना रहे हैं, तो टोटल स्टीरियो सेंटर्स कितने हो जाएंगे? 3। ओके 3। तो स्टीरियो सेंटर्स वो सेंटर्स होते हैं जिनकी वजह से स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। इट मे बी कायरल कार्बन और ये सिस ट्रांस भी हो सकते हैं,
आपने टोटल इनको काउंट करना है, 2 की पावर n, n यहाँ पर नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर होते हैं, ठीक है। अब आज बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट जी बेटा। सर ये जो आपने जेसन कार्बन वाली बात बताई थी, ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, नॉर्मल सिंगल चेन नहीं कंपाउंड्स के लिए? साइक्लिक के लिए बेटा, साइक्लिक के लिए, बाकियों के लिए नहीं। ओपन चेन के लिए अलग कंडीशन है, साइक्लिक के लिए अलग है। साइक्लिक के लिए एडजेसेंट का होना मस्ट नहीं है। जो ओपन चेन है वहां पर वही कंडीशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। अच्छा सर, इसी डायग्राम के ऊपर आप एडिट करके बता सकते हैं कि ऐसा क्या होता है कि फिर हम इसको कंसिडर करते हैं कि इसका सिस ट्रांस बनता। सिस ट्रांस क्या होता? सर इसी डायग्राम को थोड़ा सा एडिट करके एक और डिफरेंट ग्रुप शो कर देता कि हमें आइडिया हो जाए कि इसका सिस ट्रांस बनेगा। तो ये हटा दो डबल बॉन्ड और यहाँ पर Br लगा दो और यहाँ पर आप Br इस तरह लगा दो, बस अब बनेगा। ठीक ठीक ठीक, आइडिया हो गया सर। सर अब अगर बनेगा। सर अगर हम इन एक Br की जगह हम एक CH3 लगाते हैं फिर भी वैलिड फिर भी होगा? बनेगा, फिर भी बनेगा। मैंने कहा है दो बस हाइड्रोजन की जगह दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूट, देखो ना अभी मैंने आपको यही तो एग्जांपल दी थी इसमें बेटा, ये देखना है जरा, एक मिनट। ये देखो, क्या दोनों सेम ग्रुप्स लगाए थे? क्या दो नो सेम सर, नो सब्स्टिट्यूएंट्स का सर। होना मस्ट है? नहीं, दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट्स का होना मस्ट नहीं है। ठीक है अच्छा, सर, थैंक यू। अब बेटा आ जाए सर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी बेटा। सर ये जो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स वाली बात है, ये होना मस्ट इसलिए नहीं है ना क्योंकि कार्बन के साथ जो दूसरा वो लगा हुआ है वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी वो ट्रांस बना रहा है, तो हाइड्रोजन की वजह से वो नहीं, इसमें हाइड्रोजन को हम इग्नोर करते हैं बेटा, इसमें हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं, हाइड्रोजन को देखते ही नहीं है। ओके। हाइड्रोजन को नहीं देखना बेटा। सर अगर आपने सिर्फ एक Br लगाया हुआ होता और वहां पे मिथाइल ग्रुप अभी तक लाइक होता, फिर उसमें भी सिस ट्रांस शो करता? बिल्कुल बिल्कुल करता है बेटा, यही तो बताया। अगर मैं इस Br की जगह, अगर मैं इस Br की जगह यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हटाकर CH3 लगा देता तो ये भी करेगा ना शो बेटा। नहीं सर, अगर आप CH3 ना लगाए हो, सिर्फ हाइड्रोजन ही लगा हुआ हो, मगर वो बिल्कुल नहीं दूसरा होगा। मिथाइल अभी तक लगा है। बट आपको मैंने क्या बताया, यहाँ कंडीशन आपने नहीं सही लिखी ना। फिर इफ एनी 2sp3 कार्बन, एनी 2, कोई से दो सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। बेटा ये दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स का होना मस्ट है, ये कंडीशन है ना बेटा। आगे से रिस्पॉन्ड किया करें यस और नो, ताकि मैं आगे चलूं। सर ये समझ नहीं आ रही। मैंने ये कहा है कि अगर सिर्फ ब्रोमीन होगा ना, आप कह रही है सिर्फ ब्रोमीन हो, तो फिर ये सिस ट्रांस कैसे देगा भाई? सर वो मिथाइल ग्रुप एक और लगा हुआ है Br के बाद, एक और गैप छोड़ देगा, के। फिर देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन उसके साथ डबल बॉन्ड रिमूव करना पड़ेगा पहले, अब देगा। डबल बॉन्ड इसका भी खत्म करना पड़ेगा देन। ओके सर, ठीक है, तो थैंक यू। जब आप डबल बॉन्ड रिमूव करते हैं ना, तब आपका मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है, आउट ऑफ प्लेन होता है ना। अगर डबल बॉन्ड रिमूव नहीं होगा, वो तो प्लेन में रहेगा, वो सिस ट्रांस कैसे शो करेगा? सिस ट्रांस के लिए आपने रिंग साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं कि डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए कार्बन, और दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। इस ठीक है मिथाइल के सर। साथ बिल्कुल देगा। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं ना ऐसे, तो ये अब क्या बन जाएगा? आपका सिस बन जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन भी आउट ऑफ द प्लेन है और ये मिथाइल भी आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है जी सर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाए। ये तो मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल कराता हूं, ये इसने एमसीक्यू जो दिया हुआ है, हाउ मेनी आइसोमेरिक एस्टर्स हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O2? C4H8O2 एस्टर बनाना है ना, एक तरतीब से बनाएं ऐसे। 4 कार्बन है, एक आपने यूज कर लिया है, 3 कार्बन आगे लगा। एक बन गया। दूसरा एस्टर बनाना है बेटा, इसी के अंदर ब्रांचिंग कर दो पहले तो, इसी के अंदर ब्रांचिंग कर दो। H C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और जो 3 कार्बन है ना, इसी में ब्रांचिंग करें, CH CH3 and CH3। अब इसी से फर्दर बनाएं बेटा,
देखो इस कार्बोनाइल के पीछे कोई कार्बन नहीं है ना, तो यहां से कार्बन निकाल कर पीछे लेकर आए, एक कार्बन पहले पीछे लेकर आए ऐसे, ये बन गया CH3 CH2 CH3। अब बेटा आप एक और कार्बन भी पीछे ला सकते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH3। तो एक तरतीब से बनाए देखें, पहले आपने यहाँ पर देखें, पहले ऑक्सीजन के बाद एक कार्बन था, ऑक्सीजन के बाद 2 कार्बन लगाए, ऑक्सीजन के बाद 3 कार्बन लगाए और फिर इसी में ब्रांचिंग कर दी। तो इस सीक्वेंस से चले 1 2 3 4, 4 आइसोमर आपके बन रहे हैं, 4 आइसोमर बेटा इधर बनेंगे। नेक्स्ट देखें जी, इथीन reacts with aqueous bromine to give 2 products. This which statement about this product is correct? जी बेटा इसका आंसर आप लोग दीजिएगा जरा। इथीन का रिएक्शन हो रहा है एक्वस ब्रोमीन के साथ, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। Which statement about this product is correct? Both products are obtained in this reaction by nucleophilic substitution. ये बात ठीक है बेटा? नो सर। क्योंकि इथीन तो इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है बेटा, उसमें एडिशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। Both products are obtained in this reaction by nucleophilic addition। नहीं भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है एल्कीन में, क्योंकि एल्कीन खुद न्यूक्लियोफाइल है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। सी देखो, both products can be hydrolyzed to form the same organic compound। अच्छा पहले तो डी को गलत कर दो ना, both product can form hydrogen bond with water। बेटा Br तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता ना, तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी। सी इज द राइट आंसर। लेकिन कैसे, मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि both product can be hydrolyzed to form the same। सही है ना बेटा, CH2Br। इसका बेटा अगर आप वाटर से रिएक्शन करो ना, 2 मोल वाटर के साथ, तो ये Br और Br की जगह OH आ जाएगी। आपको पता है ये रिएक्शन कहां पढ़ाया गया था? जब मैं हेलोजेनो-एल्केन कराता हूं तो उसका पहला रिएक्शन ये कराता हूं कि हाइड्रोलिसिस के हेलोजेनो-एल्केन कैन रिएक्ट विद वाटर, तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्केन हो रहा है। इसी तरह बेटा आपके पास जो दूसरा था ना, ये इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये OH इस Br को रिप्लेस कर देगा। ये देखो बेटा सेम प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास। तो हाइड्रोलिसिस से बोथ प्रोडक्ट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म द सेम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। दोनों के अंदर अगर वाटर ऐड करेंगे तो ये आपको 1,2 इथेन 1,2 डायोल बनाकर देंगे, इथेन 1,2 डायोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, PVC is used as a packaging material what holds the different polymer strands together in a piece of solid PVC, polyvinyl chloride। अच्छा पहले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड को देखें। विनाइल क्लोराइड क्या होता है बेटा? ये होता है इस तरह। सर जी बेटा, एल्केन्स जो होते हैं ना, एल्केन्स वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं ना, फ्री रेडिकल बनाते हैं। एल्केन्स हेलोजन से रिएक्शन नहीं करते। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे चलो। और वो क्लोरीन के अलावा Br भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं, ठीक है आगे। ठीक कह रहे हो बेटा? तो ये बस सर यही पूछना था। ठीक है। अच्छा ये देखें बेटा, ये आपका PVC है, दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है। अच्छा आप कहेंगे सर हमें कैसे स्ट्रक्चर याद होगा? बेटा पॉलीविनाइल क्लोराइड से आपको क्लोरीन तो याद रहेगा ना कि इसमें क्लोरीन है, PVC में पॉलीविनाइल क्लोराइड। असल में विनाइल पता है किसको कहते हैं? आज के बाद याद कर लें, जो इथीन होता है ना बेटा आपका इथीन, इथीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, विनाइल बन जाता है, दिस इज विनाइल, इसको विनाइल कहते हैं। और ये जो मैंने एक हाइड्रोजन निकाला है ना, उसकी जगह मैंने Cl लगा दिया, तो विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड, और इससे पॉलीविनाइल क्लोराइड मैंने बनाया। अब मुझे ये बताओ, ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा, इनके 2 लेयर्स के दरमियान, 2 स्ट्रैंड्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस होंगी? ये देखो जी, हाइड्रोजन आपका यहां पर बेटा जो आपके फोर्सेस होंगे कोवेलेंट, कह रहा है व्हाट होल्ड्स द डिफरेंट पॉलीमर स्ट्रैंड्स, एक स्ट्रैंड ऊपर है एक स्ट्रैंड नीचे है,
कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं होगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाले पैदा नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन बनाता है, या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो। आयनिक बॉन्ड बिल्कुल बेतुकी सी बात है। वैन डर वाल फोर्सेस होंगी बेटा इनके दरमियान, इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्सेस डेवलप हो रही होंगी, वैन डर वाल फोर्सेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फोर्सेस डेवलप हो रही हैं वो आपकी वैन डर वाल फोर्सेस। अच्छा मैं आपको बताऊं, वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं ये कलेक्टिवली आप तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। हाइड्रोजन सर बॉन्डिंग को हम कोवेलेंट इससे क्यों नहीं अलग है? रखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इससे अलग रखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा परमानेंट डायपोल फोर्स, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स या लंदन फोर्सेस जो हैं उनको आप वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। जी बेटा एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, दोबारा पूछें। कोवेलेंट क्यों नहीं है ये? बेटा वो कह रहे हैं बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स। सर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बात फिर से बताएंगे कि वो किस किस में होती है, किस किस एक एटम्स मिनट में? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट पहले तो मैं कोवेलेंट बॉन्ड का बताऊं ना बेटा। वो कह रहा है कि बिटवीन टू स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड है बेटा, एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, ये दो डिफरेंट लेयर्स हैं, लेयर्स। तो इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग तो नहीं होगी ना, आईएमएफ ही होगी ना बेटा। ओके सर समझ आ गया। अच्छा अब दूसरी बात, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेटा एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए याद रखें कि एक तो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या तो वो फ्लोरीन होगा, लोन पेयर बनाना मस्ट होता है, या वो ऑक्सीजन होगा, लोन पेयर बनाना मस्ट है, या वो नाइट्रोजन होगा, लोन पेयर बनाना मस्ट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनके दरमियान सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है बस, ठीक है। जी सर थैंक यू। नेक्स्ट देखिएगा, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ buta-1,3-diene. The addition reaction between buta-1,3-diene and two molecules of hydrogen bromide produce three structurally isomeric products. How many of these products have at least one chiral center? देखो बेटा, इस पर अगर आप इस ना करो, HBr ऐड करना है जी आपने। अच्छा अब मैं अगर मेजर प्रोडक्ट बनाऊं ना, पहले मेजर प्रोडक्ट बनाकर चेक करता हूं कि मैक्सिमम कितने हमारे पास। वो कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस प्रोडक्ट हैव एट लीस्ट वन कायरल सेंटर। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं कि मैं HBr ऐड करता हूं इसमें, इस जगह पर बेटा। तो ये मेरे पास बनेगा HC बेटा। नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पर जाएगा? अगर मेजर बनाऊं, नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पर जाएगा? 2 and 3 इसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन है। 2 या कार्बन 3। यस, तो इसका मतलब है कि ये जो कार्बन 4 है, ये जो मैं ब्लू कलर से ऐड कर रहा हूं ना, ये आपके एडिड हाइड्रोजन है जो HBr से आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर एक ब्रोमीन बनेगा और यहाँ पर बनेगा। पर इसमें कितने कायरल बन रहे हैं आपके ख्याल में? कितने कायरल हैं इसमें? 2। इसमें 2 है, कम से कम एक तो आ रहा है ना। वो कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस प्रोडक्ट हैव एटलीस्ट वन कायरल सेंटर। एक आ रहा है कम से कम या नहीं आ रहा? यस सर। एक तो नहीं, इसमें 2 आ रहे हैं, लेकिन आपने कम से कम एक ही देखना है। देखो एक इसमें ये बन रहा है इस तरह,
1, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो आपके पास दूसरा भी है बेटा, ये वाला, ये भी आपका कायरल कार्बन है, दिस वन। ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है बेटा? ये तो एक बन गया ना, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ, अब दोनों माइनर बना, मैंने इसमें ना दोनों मेजर, ये दोनों जो हैं ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। इसके स्पेलिंग बेटा कोई मसला हुआ होगा लाजमी, ये मार्कोनिकॉफ रूल, इसको इग्नोर करें। तो ये आपके पास यहाँ पर एक तो बन गया। अब दूसरे में क्या कहता हूँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बनाता हूँ, एंटी। फिर तीसरा पता है क्या करूंगा, एक में मार्कोनिक, दूसरे में एक एंटी मार्कोनिक। मार्कोनिक और एक एंटी। जी बेटा बिल्कुल ठीक है। अब जरा देखें, ये इसमें ना हम मार्कोनिक ऑफ रूल लगाते हैं, इसमें मार्कोनिक और येलो वाले में एंटी मार्कोनिक। ठीक है, तो एच येलो वाले में एंटी मार्कोनिक लग रहा है और ग्रीन वाले में मार्कोनिक। अब मैं मार्कोनिक लगाऊंगा बेटा इसमें। हाँ जी बताएं, अब कितने आ रहे हैं जी? एक कितने कार्य आ रहे हैं ना? अगर बेटा मैं दोनों में अब इस तरह करूं, नहीं इसमें मैंने क्या किया, इसमें एक मार्कोनिक किया और एक एंटी मार्कोनिक किया ना बेटा। जी सर। एक एंटी किया और एक अकॉर्डिंग किया। ये ग्रीन वाले में मैंने अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक। अगर मैं दोनों एंटी बनाता हूं, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, तो बताओ उसमें कोई कायरल कार्बन आएगा? नो फिर कायरल। उसमें कोई नहीं आएगा। देखो वो इस नहीं। तरह का बनेगा। अगर दोनों में एंटी बनाता हूं तो फिर आपके पास बनेगा यहां पर इधर आ गया ब्रोमीन, इधर CH2 आ गया और इधर बेटा आपका आ गया CH2। CH2। अब देखो ये दोनों मैंने एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल बनाए, ये भी और ये भी, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, बोथ एंटी हैं, जिसमें अब नो कायरल कार्बन। तो बेटा एटलीस्ट आपके पास दो ऐसे मॉलिक्यूल आ रहे हैं, दो ऐसे मॉलिक्यूल आ रहे हैं जिनमें कायरल कार्बन है। तो हाउ मेनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स? तो 2, सी इज द आंसर। जी बेटा, सर जी ऐसा बेटा, नहीं हो सकता कि एक डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन लग जाए और दूसरे के दोनों तरफ ब्रोमीन लग जाए? ये कैसे पॉसिबल है? डबल बॉन्ड आप HBr ऐड कर रहे हैं ना, तो HBr एक डबल बॉन्ड में ऐड होगा, दूसरा HBr दूसरे डबल बॉन्ड में ऐड होगा। सर इसकी मिरर ठीक है इमेज को नहीं सर। काउंट करेंगे? तो एक मिनट भाई, ये जो ये इस तरह जब ऐड होगा तो ये मतलब एक HBr इधर जाएगा ना, ये कैसे हो सकता है? एक ही मॉलिक्यूल के दोनों ब्रोमीन कार्बन, एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा जो मिरर इमेज की बात कर रहे हैं बेटा, वो ये नहीं पूछ रहा मिरर इमेज, वो कह रहा है आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन है। वो ये तो नहीं पूछ रहा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे, क्या ये पूछ रहा है? नो सर, सही समझ आ गया। अच्छा बेटा, अब आज के लिए इसको इतना ही रखेंगे, क्योंकि आगे सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी की बेटा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अब आपके पैटर्न का हिस्सा नहीं है। अब जो हमारी 7:30 पे क्लास होगी, मैंने उसमें आपको एनर्जेटिक्स के कुछ चीजें रह गई हैं, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन, उसकी है साइकिल, बॉन्ड एनर्जी की और कुछ क्वेश्चंस उसमें करवाऊंगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।